अस्सलाम वालेकुम। मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 हिस्ट्री का आज हम चैप्टर रेसिस्टेंस एंड रिवील यानी मुजाहमत व बगावत का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहला पार्ट में चोर बगावत, कोल बगावत, संथाल बगावत, वेल बगावत, रंगपुर बगावत ये सबको पढ़ा और समझा हम लोगों ने। आज हम लोग इसके दूसरे पार्ट को और कुछ बगावत को समझेंगे और जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो देखिए, सबसे पहले हम लोग सन्यासी और फ़कीर को समझते हैं। ये दोनों ही लगभग एक ही जैसे हैं, बस मज़हब में फ़र्क। फ़कीर इस्लाम मज़हब में वो लोग होते हैं जो मस्जिद के पास हमेशा रहते हैं और इबादत करते हैं। अभी की तरह नहीं, पहले के फ़कीर जो होते थे वो मस्जिद में रह कर के हमेशा इबादत करते थे और हमेशा वो वहीं रहते थे। इसीलिए लोग फ़कीरों की मदद के लिए कुछ खाना या रुपए दे कर जाते थे। लेकिन अभी कुछ और हो गया। सन्यासी जो है वो भी इसी तरह है, सिमिलर है। सन्यासी लेकिन हिंदुओं में होता है। सन्यासी को और फ़कीर को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वो अपने खुदा पर भरोसा करते हैं और खुदाई पर रहते हैं, उन्हीं लोग की इबादत करते हैं। सन्यासी भी मंदिर में रहते हैं। फ़कीर और सन्यासी, फ़कीर अलग अलग मंदिर में सफ़र करते रहते हैं, सन्यासी भी अलग अलग मंदिर में सफ़र करते रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और हर एक अलग अलग जगह जाते हैं। अलग अलग जगह इन लोगों को मदद दी जाती है और ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। तो इन लोगों ने भी एक तहरीक छेड़ दी या बगावत कर दी। वो क्योंकि देखिए बहुत छोटा सा है। मंजू साहब फ़कीरों के और भवानी पाठक सन्यासी के रहनुमा थे। रहनुमा ये दोनों थे क्योंकि ये लोग फ़कीर थे और हम बता ही चुके पहले, फ़कीर जो है इस्लाम में आता है और सन्यासी हिंदुओं में आता है। तो ये अलग अलग लिख दीजिएगा आप लोग कि फ़कीर इस्लाम में जो लोग मस्जिद में इबादत करते और वहीं रहते वो लोग फ़कीर होते हैं और सन्यासी हिंदुओं में होते हैं। तो ये इन लोगों के रहनुमा थे मंजू साहब और भवानी पाठक। इन लोगों का जैसे अभी बताया गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पाबंदी। ये लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, यानी एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद, एक मंदिर से दूसरी मस्जिद जाते रहते थे। लेकिन जब सरकार ने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पाबंदी कर दी, यानी रोकथाम कर दिया और यात्रा टैक्स लगा दिया। यानी कहा गया कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको पैसा दे कर के जाना होगा। यानी आप एक गांव में हैं, अगर एक गांव से दूसरे जगह आप जा रहे हैं तो कुछ टैक्स देना पड़ेगा उस गांव में जाने के लिए। यानी इन लोगों को रोका जा रहा था अलग अलग गांव में जाने के लिए। इसके अलावा मजहबी मालूमात में दखल करते थे। मजहबी मालूमात में यानी कि कुछ भी मज़हब की चीज़ों में ये लोग बहुत दखल करते थे। जैसे ये लोग अपना ईसाई थे, ये लोग अंग्रेज़ लोग, तो ये लोग चाहते थे कि सभी लोग ईसाई बन जाए। तो ये लोग अपनी बातों को लोगों तक बताते थे और इस्लाम या हिंदुओं की बातों को जैसे तैसे करके अलग करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। तो मजहबी मालूमात में दखल देते थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब अगर ये लोग करते थे तो आखिर में सन्यासी और फ़कीरों ने 1773 से 1800 तक बगावत छेड़ दी। लेकिन इस बगावत में नाकामयाबी भी हासिल हुई क्योंकि इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पाबंदी की गई और टैक्स भी लगाया गया। और इसके अलावा मजहबी मालूमात में बहुत ज़्यादा दखल ये लोग करते थे। इसीलिए सन्यासी और फ़कीरों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1763 में बगावत कर दी, लेकिन ये बगावत को कुचल दिया गया। अब देखिए इसके बाद वहाबी तहरीक छेड़ी गई। वहाबी तहरीक क्या है? इब्तदा अरब के अब्दुल वहाब, यानी इसकी इब्तदा, वहाबी तहरीक की इब्तदा शुरुआत किए थे अरब के अब्दुल वहाब। और ये एक मजहब इस्लाम में गैर शरई बातों को रोकना या निकालना था।
ये तहरीक किस लिए किया गया था? क्योंकि मज़हब इस्लाम में बहुत सारी बातें ऐसी फैलाई जा रही थी जो गैर सही थी, यानी जो बेबुनियाद थी, जो हमारे नबी ने या कुरान में नहीं लिखा था, वो सब बातें फैलाई जा रही थी, जिसे रोकना ही या उन बातों को निकालना इस तहरीक का मकसद था। इस तहरीक का मकसद में क्या था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को क्या करना था? लागू करना था, और जो फर्जी बातें उनको निकालना था। तो ये तहरीक अरब से शुरू हुई, लेकिन फिर ये इंडिया में आई। इंडिया में आने के बाद इसके बानी रायबरेली उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद शाह अब्दुल गज़ीर हुए। इनके बानी, यानी यहाँ पर इनकी बुनियाद किसने रखी? रायबरेली उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद अब्दुल शाह ने। इन्होंने फैलाने के लिए सैयद अहमद को चुना, और इन्होंने इस्लाम को फैलाने और इस्लाम की सही बातों को सब तक फैलाने के लिए किसको चुना? सैयद अहमद को। और मीर खान के फ़ौज में दाखिल किया। मीर खान उस वक्त के एक राजा थे जिसके पास फ़ौज था। सैयद अहमद को वहाँ पर इन्होंने दाखिल करा दिया ताकि वह अच्छे से तैयार हो जाए, जंग के लिए भी तैयार रहे, और जंग हो तो वो अच्छा से डटकर मुकाबला कर सके। बानी थे सैयद अहमद शाह अब्दुल, और फैलाने के लिए चुना गया था सैयद अहमद को। ठीक है, बाद में अरब गए। अब इनकी बात हो रही है, ठीक है, सैयद अहमद की बात हो रही है। सैयद अहमद बाद में अरब गए और आकर अंग्रेज़ी हुकूमत वाले इलाके को छोड़कर आज़ाद कबाइल में जा बसे। यानी पहले रहते थे अंग्रेज़ लोग के अकायदे में, लेकिन जब अरब से आए हज करके तो वह अंग्रेज़ी इलाकों को छोड़कर आज़ाद जो कबीले थे वहाँ से, जहाँ 1831 में बालकोट के मुकाम पर जंग हुआ और वहाबियों को शिकस्त मिली। जब कबायली मतलब दूसरे कबाइल में गए तो वहाँ के लोगों को सैयद अहमद ने इस्लाम के बारे में और जो बातें हैं वो सब बताई। तो वहाँ पर कुछ लोग यानी सिख वहाँ पर मौजूद थे जो इनके ख़िलाफ़ हुए, और रफ्ता रफ्ता कुछ इनके मानने वाले हुए और कुछ सिख के हुए। तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। 1831 में बालकोट के मुकाम पर जंग हुई, वहाबियों को शिकस्त हो गई। यानी सिखों ने अंग्रेज़ों को या सिखों ने मुसलमानों को हरा दिया। यहाँ पर अंग्रेज़ से कोई लेना देना नहीं है। इस वहाबी तहरीक में इंडिया में जो हुआ था इसमें अंग्रेज़ का कोई लेन देन नहीं है। सिख और मुसलमानों के बीच ये बगावत हुई थी। ठीक है, अब देखिए जब ये बगावत बढ़ गई और वहाँ पर ख़त्म हो गई तो उसके बीच बंगाल में भी वहाबी तहरीक की शुरुआत की गई थी। बंगाल में वहाबी तहरीक की शुरुआत किसने की थी? 12 साल के सैयद नासिर अली ने इसकी शुरुआत की थी। सैयद नासिर अली की पैदाइश 24 परगना के हैदरपुर में हुई है। ये भी अरब गए थे, तो हज के दौरान जब ये अरब गए थे सैयद अहमद से, यानी जब ये सैयद अहमद वहाँ पर थे अरब में हज करने गए थे, तो सैयद नासिर अली भी वहाँ पर थे और सैयद अहमद से उनकी मुलाकात हुई। वापस आकर के वहाबी तबलीग शुरू कर दी। यानी ये वापस आए और वापस आकर के बंगाल में वहाबी तहरीक को फैलाया, यानी इस्लाम की बातों को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को और कुरान में जो लिखा है वो बातों को फैलाने लगे। लेकिन क्योंकि जब इस्लाम को फैलाया जा रहा है और तो इस्लाम में एक चीज़ ये भी आता है कि कोई भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठना चाहिए, कोई भी जुल्म ना होने का या गलत चीज़ ना होने का। तो हम लोग के हिंदुस्तान में गरीबों पर तो अत्याचार होता ही था, उन लोगों पे जुल्म होता था। तो इस्लाम को फैलाने के लिए किसानों का मदद भी करने के लिए आए ये लोग, जिसकी वजह से फिर जंग हो गई। देखिए गरीब हिंदुओं और मुसलमानों में महसूर हुए, यानी नासिर अली जो आए तो गरीब हिंदू और मुस्लिम में महसूर हो गए। बंगाल में हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ आगे आए और रहनुमा बने। बंगाल में बहुत सारे जुल्म होते थे, जैसे टैक्स लगाना या खेत जिनका खेत है
उनके खेत में उनकी मर्ज़ी से खेती ना करने देना और अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरा फसल को उगाना, ये सब ज़बरदस्ती होता था। तो इन सबको रोकने के लिए वो आगे आए और रहनुमा बने। 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से दारी टैक्स लागू हुई। और एक गलती ये भी की गई थी अंग्रेज़ सरकार के ज़रिए कि जो लोग दाढ़ी रखेंगे उन लोगों को 1 रुपये 50 पैसे दाढ़ी के टैक्स देना होगा। ये अंग्रेज़ी सरकार ने किया था। जो भी दाढ़ी तो हिंदू और मुस्लिम ही रखते हैं, तो दाढ़ी पर भी टैक्स लगा दिया गया था। इसके अलावा ईश्वर टैक्स भी लगाया गया था, यानी जो अपने खुदा को मानते हैं, उनकी पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उन पर भी टैक्स आएगा। जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर भी टैक्स आएगा। ये ईश्वर टैक्स लगा दिया गया था। नील के कारखाने और ज़मींदारों के घरों पर हमला किया गया। तो इतना जुल्म बढ़ा गया तो नासिर अली यानी तीतू मीर, नासिर अली को तीतू मीर भी कहा जाता है, तीतू मीर के रहनुमाई में लोगों ने गुस्से में आकर नील के कारखाने, नील एक तरह का कास्ट है, यानी जो हम लोग लिखते हैं, पहले ये नील कलर खेती से की जाती थी, अभी कुछ और से की जाती है। तो नील के कारखानों में ज़मींदारों के घरों में हमला कर दिया गया। काफ़ी गुस्से में आकर के हमला कर दिया गया। ज़मींदारों की मदद के लिए अंग्रेज़ी फ़ौज आई। तीतू मीर ने नारकल बेड़िया में बाँस का एक किला तामीर कराया ताकि फ़ौज अगर आए तो इन लोग मुकाबला कर सकें। अंग्रेज़ों के सबसे मजबूत फ़ौज ने 1831 में तीतू मीर को मार दिया। तहरीक ख़त्म हो गया, यानी तीतू मीर ने इतनी अच्छी तरीके लड़ाई की कि कोई भी आम फौज लड़ नहीं पाता था और वो हार जाता था। आखिर में फ़ौज ने अपनी सबसे मजबूत फ़ौज को भेजा अंग्रेज़ ने, तब जा कर के 1821 में तीतू मीर को मार दिया गया और ये तहरीक यहीं पर ख़त्म कर दी गई। इसी तरह फ़राइज़ी तहरीक की गई थी। फ़राइज़ी तहरीक भी मज़हब इस्लाम में था, जो कि ये फैलाने के लिए किया गया था कि कुरान मस्जिद में जो फ़र्ज़ लिखा हुआ है उस फ़र्ज़ को हम लोगों को करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से आप ये सब पॉइंट पढ़कर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और लॉन्ग भी खुद ही से बना सकते हैं ये सब पॉइंट के ज़रिए। इसी सब पॉइंट से शॉर्ट क्वेश्चन का टिक आउट, ट्रू फॉल्स, खाली जगह सब आने वाला है और इन्हीं सब से आएगा। इसके अलावा पागलपंथी रिवोल्ट भी लिखा गया है। जो पागलपंथी रिवोल्ट क्या, देखिए इसकी बुनियाद जो है करम शाह ने रखी थी, बांग्लादेश के मोमिन सिंह के किसान के साथ थे। बांग्लादेश के जो मोमिन किसान हैं वो सब करम शाह के साथ थे। ज़मींदारों से जुल्म और टैक्स ज़्यादा हो रहा था। ज़मींदार बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे और टैक्स ज़्यादा करते थे। करम शाह के बेटे टीपू शाह ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और 1835 में शेरपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1830 से 1840 तक तहरीक फैलती रही। उसके बाद फिर ये शिकस्त हो गया और ये रुक गया। इसी तरह देखिए तारीख़ मोहम्मदिया है। आप लोग को वीडियो के आखिर में स्क्रीनशॉट के लिए फ़ोटो दे दिया जाएगा, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तारीख़ मोहम्मदिया वही है, वहाबी तहरीक को ही तारीख़ मोहम्मदिया कहते हैं। उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। ये सब जो पॉइंट्स है आप लोग याद रखिएगा। अगर 3 नंबर 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है तो यही सब पॉइंट्स को आप लोग जोड़ करके बना दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए इंडिगो रिवोल्ट, नील की बगावत, ये काफ़ी अहम है जो बंगाल में हुई थी। देखिए इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। लुइस बोनार्ड ने हिंदुस्तान में पहली बार नील की काश्त की, यानी खेती सबसे पहले लुइस बोनार्ड ने की, लेकिन कार ब्लाम ने सबसे पहले नील के सनत यानी कारखाने का आगाज़ किया। ये दोनों सबसे पहले किए थे, लेकिन एक खेती और एक कारखाना किया था। 19वीं सदी में बंगाल दुनिया का सबसे ज़्यादा नील पैदा करने वाला सूबा था और नील को इंग्लैंड
हिंदुस्तान से काफ़ी ज़्यादा था। यानी 19वीं सदी में बंगाल में बहुत ज़्यादा नील पैदा होता था, जो कि इंग्लैंड वाले क्या करते थे, अपने मुल्क लेकर चले जाते थे। नील पैदा जहाँ नील बगावत हुई या नील जहाँ पैदा होता था बहुत ज़्यादा, वो सब इलाके थे नदिया, जेसोर, 24 परगना, बर्धमान, बदनापुर, हावड़ा और हुगली में सब ज़्यादा होते थे। नील के ताजिर ज़मींदारों से पट्टा पर ज़मीन लेकर मजदूर से खेती कराते। इस तरीके को निज़ाबात कहा जाता। देखिए, नील के ताजिर यानी बिजनेसमैन जो तिजारत करते हैं, जो नील के तिजारत करते थे, वो ज़मींदार से पट्टा पर यानी कि कुछ रुपए एडवांस देते थे या कुछ समय के लिए उनसे ज़मीन लेते थे और कुछ रुपए दे देते थे कि जैसे 10 रुपये दे दिए और 1 हफ्ता तक ज़मीन अब मेरा रहेगा या 1 महीने तक मेरा रहेगा। इस तरह से ताजिर क्या करते थे, ज़मींदारों को पट्टे पर कुछ रुपए दे देते थे और वहाँ पर लाकर मजदूर से खेती कराकर नील का खेती कराते थे, जिससे निज़ाबात कहा गया। इस तरीके को निज़ाबात कहा गया। लेकिन लालच की वजह से, यानी क्योंकि हम लोग का बंगाल में खेती बहुत ज़्यादा होती थी नील की, तो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा था। तो ताजिर जो थे फ़ायदा देख करके लालच इनकी बढ़ गई। इसीलिए लालच की वजह से ताजिर क्या किए, ज़मींदारों को मजबूरन इनके ज़मीन पर नील की खेती करवाते। यानी जो लोग चाहते हैं कि चावल खेती करना या गेहूं खेती करना, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती कहते थे नहीं तुम नीली की खेती करो। तो ये जो ज़बरदस्ती का तरीका हुआ करता था, इसे कहा जाता था रोटी चैस कहा जाता है। ताजिर एक तहरीक मुआहदे के तहत पेशगी रकम किसानों ने देते थे, जिसे दादान कहते। देखिए, ताजिर एक तहरीरी मुआहदे यानी बातचीत करके एक पेशगी रकम, यानी पेशगी को आप कह सकते हैं एडवांस रकम कुछ देते थे, एडवांस पैसा देते थे किसानों को और किसानों को देते थे, जिसे दादन कहा जाता था। इस पेशगी यानी इस एडवांस की रकम को वहाँ के लफ्ज़ में दादन कहा जाता था और वो पैसे देते थे और वो ज़मीन अब उनका हो गया। अब वो उस ज़मीन पर कुछ भी करें। ग़िज़ाई अजनास के बदले नील की काश्त करने के लिए मजबूर करते। अभी जैसे कहें कि चावल अगर कोई उगाना चाहता है तो नहीं उगाने देते थे, बोलते थे तुम नीली का खेती करो, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता था। और ये पेशगी रकम दे करके बातों में फंसा कर ज़मीन हड़प लेते थे ज़मींदार। उसके बाद देखिए, पेशगी रकम दे करके वह इनसे ही ज़मीन पर इन्हें बंधुआ मजदूर बनाते। यानी कि किसी ज़मींदार का ज़मीन है तो ये क्या करते थे, 50 रुपये दे दिए, अब बोले कि इस ज़मीन पर नील की खेती करो, 1 महीना में जितना खेती आएगा सब मेरा होगा। एक बार में 50 रुपये दे दिए। अब ज़मींदार जो रहता था, जो मालिक रहता था, वो खुद अपने ही ज़मीन पर बंधुआ यानी खुद ही नामर्जी से खेती करता था और जितना भी फ़ायदा होता था 50 रुपये दिया, लेकिन खेती शायद हो गया 200 का या 400 का, तो सिर्फ 50 रुपये दे करके वो 400 का पूरा माल वो ताजिर ले जाता था। तो इस तरह से इन लोगों पर जुल्म हुआ करता था। इन लोगों को जो ये लोग चाहते थे वो करने नहीं दिया जाता था। 1815 में नील की फैक्ट्रियाँ जेसरपुर, नदिया, पांदा में लगाई गई। याद रखिएगा ये सब। ये जो जुल्म ये लोग करते थे कि इन लोगों को पेशगी रकम दे करके इन लोग की ज़मीन हड़प लेते या उन्हीं लोग की ज़मीन पर इन लोग को काम करवाते, तो इन सब बातों को दीनबंधु मित्रा ने अपने ड्रामा नील दर्पण में लिखा है। तो याद रखिएगा, नील दर्पण में क्या लिखा गया है, नील का जितना भी जुल्म व सितम था वो लिखा गया है, जिसे दीनबंधु पात्रा ने लिखा है। अंग्रेजी सरकार ताजिर को नहीं रोकती थी। अंग्रेजी सरकार का रास्ता यानी अंग्रेज़ों का रास्ता, लेकिन वह लोग ताजिर को यानी जो लोग तिजारत करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, इन सब लोगों को नहीं रोकते थे। अब देखिए आगे, 1859 में बारासात के कलेक्टर ने यह ऐलान किया कि बगैर मंजूरी काश्त नहीं होगी, यानी किसानों के बगैर मंजूरी काश्त कोई भी नहीं होगी। ये
ऐलान के बाद ही बगावत शुरू हो गई। सभी लोगों ने बगावत कर दी कि हम लोग नहीं करेंगे। इस बगावत की रहनुमाई जोगा छेर गांव के 2 भाई विष्णुचरण विश्वास और योगा मंबर विश्वास कर रहे थे। इन लोगों की रहनुमाई में कारखानों में आग लगा दिया गया। आग लगाने के बाद जितने भी ताजिर थे वो लोग सब भाग गए और दोबारा नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद अंग्रेज़ी सरकार ने कमीशन बैठाया, मगर ताजिरों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कमीशन बैठाया गया, मीटिंग बैठाया गया, कुछ मीटिंग की गई, लेकिन ताजिरों पर कोई एक्शन नहीं किया गया। उसी दौरान जब बगावत हो रही थी तो रंगसाजी के लिए दूसरा मरकब यानी दूसरा केमियाई मरकब तैयार हो गई जो बेहतरीन बदल हुई। उसी दौरान कोई केमियाई मरकब बनाया गया जो कि रंग के लिए और नील के बदल के लिए, नील के बदले उसे इस्तेमाल किया जाए तो वो काफ़ी अच्छा असर कर रहा था, जिसकी वजह से नील की काश्त को कम कर दिया गया और ये तहरीक ख़त्म हो गई। यहाँ पर आप लोगों का दूसरा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर आप लोगों का दूसरा पार्ट भी ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी मदद मिले तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप सभी इन्हीं सब पॉइंट से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी का आंसर दे सकते हैं। और अब आप सभी बगावत का या तहरीक का स्क्रीनशॉट एक एक करके ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।